Hello students, today we are going to start chapter 9 of your course, that is coordination compounds. ये यहाँ पे बोले for you it is chapter 9 coordination compounds की स्टडी करेंगे हम लोग. ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और वर्नर कंपाउंड. वर्नर क्यों? एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने ही इस पर सबसे ज़्यादा स्टडी किया. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्नर कंपाउंड्स या वर्नर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, सिंपली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं. आपने जितना भी हमारे शरीर में पढ़ा है ना, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल वगैरह आपने पढ़ा है ना, क्या होता है हीमोग्लोबिन वगैरह में? ज़्यादा आयरन होता है, राइट. और ये 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है. तो ये सब क्या है? ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. उसी तरीके से क्लोरोफिल होता है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है और कैरोटीन रिंग्स होते हैं. तो ये क्लोरोफिल होता है. तो दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो होता क्या, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दीज आर कंपाउंड्स इन विच देयर इज ए सेंट्रल एटम. ठीक है. जैसे ये आप देख सकते हो FeCN6, FeCN6. ठीक है. तो देयर इज ए सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम होता है, जैसे ये दिखा रहा है. तो एक सेंट्रल एटम होता है, उसके अराउंड मेटल आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होते हैं. जैसे ये CN है 6, तो ये 6 CN अटैच्ड है. तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच हैज़ अ central metal ion and to which single ion or a group of ions are attached to central atom by coordination bond. So this is central atom. ठीक है. and these are जो एटम्स जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड होते हैं उनको बोला जाता है लाइगेंड्स. क्या कहते हैं? लाइगेंड्स. ठीक है. तो दिस इज वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है. और ये परमानेंटली अटैच्ड होते हैं. एंड लाइगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल एटम्स. ठीक है. लाइगेंड्स आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट. तो उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तभी तो कुछ डोनेट करेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा. सो दीज आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, सॉरी एटम्स, इन विच देयर इज अ सेंट्रल एटम टू विच other group of atoms, a single atom is attached by coordination bond. और ये मेटल एटम्स जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड होते हैं दे आर कॉल्ड लाइगेंड्स. ठीक है. हाँ, इन्हीं का नाम पता है. अल्फ्रेड वर्नर, दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ठीक है. अब ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें डबल सॉल्ट्स भी बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर. अब इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस मैं समझा दे रहा हूँ. इसलिए डिफरेंस समझते हैं क्योंकि ये भी दिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह ही. थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN6. ठीक है. ये सॉलिड स्टेट में भी ऐसे ही रहता है और लिक्विड स्टेट मतलब एक्वस स्टेट में भी ऐसे रहता है. मीन्स इट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी in solid as well as aqueous state. कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है. तो ये कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी हमने देखा, जैसे ये हमने पढ़ा. ठीक है. ये सॉलिड स्टेट में अगर है तो इसको जब आप एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी डिसोसिएट करते हो सॉल्यूशन में, तो भी ये इसी फॉर्म में रहता है. इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये अलग चीज़ है. फिर FeCN6 जो कंबाइंड फॉर्म है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है अकेले Fe से और अकेले साइनाइड से. सच कंपाउंड्स विच आर रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टी इवन इन देयर एक्वस स्टेट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. लेकिन डबल सॉल्ट्स जो कि दिखते इनके जैसे ही हैं, जैसे लगे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हो मोर सॉल्ट. ठीक है. ये क्या होता है? अमोनियम आयरन सल्फेट. ठीक है. आयरन का सल्फेट होता है, अमोनियम का सल्फेट होता है, इससे डबल सॉल्ट होता है. तो ठीक है. ये अपना सॉलिड स्टेट में तो है, लेकिन जैसे ही इसको डिसॉल्व करते हो सारे आयन्स अलग हो जाते हैं.
मतलब ये लूज़ कर देता है अपनी आइडेंटिटी एक्वस स्टेट में, उस समय ये मोर सॉल्ट नहीं रह जाता। उसी तरीके से एलम फिटकरी पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसको जैसे ही आप वाटर में मिक्स करते हो सारे आयन्स अलग हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी ये लूज़ कर देता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द एडिशनल कंपाउंड्स, जैसे ये वाला है, doesn't lose its identity even in solution state, but double salts lose their identity in solution state। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो एग्जांपल दिया हुआ है, मोर सॉल्ट पोटास, ये एग्जांपल जरूर याद रखना, पोटेशियम जनरली यही पूछते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स वगैरह मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसके हिसाब। सेंट्रल एटम क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, सेंट्रल एटम वो होता है जिससे लगी लाइगेंड्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होते हैं। तो ये वाला FeCN6 है, तो यहाँ पे Fe जो सेंट्रल एटम मैंने पहले ही लिखा था। और जो मेटल आयन अटैच्ड होते हैं जैसे ये सब, दैट इज कॉल्ड लाइगेंड्स, ठीक है। तो सेंट्रल एटम्स आर द एटम्स टू बी सर्टेन एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड परमानेंटली, तभी वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं सोल्यूशन स्टेट में भी। जैसे ये वाला लोग यहाँ पे, तो KAgCN2, तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें Ag सेंट्रल एटम है, तो और इसके साथ Cn अटैच था, तो Cn इज लाइगेंड, Ag इज सेंट्रल एटम। लाइगेंड्स दीज आर द एटम्स, और इसमें वही अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर आयन स्पीसीज विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम। यहाँ पे कहता है जिससे कि लाइगेंड अटैच थे वो सेंट्रल एटम या आयन, लाइगेंड वही मेटल आयन से, मतलब सेंट्रल आयन से जो आयन्स अटैच्ड होते हैं वही कहलाते हैं लाइगेंड। से ये मैंने बताया Cn क्या है इसमें, लाइगेंड है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, Fe से। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। देन कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज, जो भी आपने देखा अभी FeCN6, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स। यही कॉम्प्लेक्स बना है ना सेंट्रल एटम और लाइगेंड का। सो दिस इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड्स, ठीक है। ये टर्म्स हैं और कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। CuCl4, तो इसमें Cl इज लाइगेंड, Cu इज सेंट्रल एटम, इन दोनों के ग्रुप को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है लाइगेंड्स, ठीक है। और लाइगेंड्स को जनरली हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं इस तरीके से, इसको ध्यान रखना। एंड द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, और अंदर जो पैरेंथेसिस में होता है दैट इज लाइगेंड, उसके अलावा जो बचा वो सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर, अब है कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर, ठीक है। अब सपोज करो ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये कुछ, सपोज करो कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे ये देखो CuNH3 4SO4, तो इसमें ये वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, ठीक है। और ये क्या है, इससे बाहर का आयनिक। तो ये जब आयोनाइज करते हैं सॉल्यूशन में तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन एक साथ टूटता है और ये आयन वाला एक साथ बाहर निकल जाता है। तो जो आइडेंटिटी, जो कोऑर्डिनेशन वाला आपने पढ़ा इधर कॉम्प्लेक्स आयन, उसी को अगर इस सिचुएशन में नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो आयोनाइज होकर बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर, ठीक है। पहले आपने क्या देखा था, ये चीज़, ठीक है। इसको आपने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोला जाता है। ये कहने का मतलब है जब वो एक सॉल्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड कॉन्स्टिट्यूट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड द पार्ट विच गेट्स आयोनाइज्ड, तो ये वाला आयोनाइज हो जाता है, बाहर निकल जाता है सॉल्यूशन, इसको आयनिक स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, लाइगेंड्स जो अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम से तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो वही अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है। ये हम देखेंगे कैसा शेप होगा, उस पर डिसाइड करेंगे। देन कैटायनिक एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कॉम्प्लेक्स आयंस कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो FeH2O6Cl3 है, तो जब आयनाइज होता है तो कॉम्प्लेक्स आयन +3 होता है और Cl माइनस लेता है, तो दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे देखोगे
K4 Fe6, जब ये अलग होता है तो K4 प्लस लेता है और ये Fe6 4 माइनस लेता है, तो ये क्या हो गया एनायनिक। और कुछ न्यूट्रल्स भी होते हैं जैसे NiCO4 PtNH3Cl2, ये कोई इनको जब सेपरेट करोगे तो कोई चार्ज सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन सा चार्ज है उसके हिसाब, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, कोई नहीं है तो न्यूट्रल। फिर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। जैसे ये देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है तो इस Fe सेंट्रल एटम है, इसके साथ कितना लाइगेंड अटैच है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। 6 EN माइनस अटैच्ड, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। उसी तरीके से CuNH3 इसमें सेंट्रल एटम कौन है Cu है, इसमें कितना लाइगेंड अटैच है NH3 तो 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Cu का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसको नहीं रखते, ये आयनिक स्फीयर है, मैंने पहले ही बताया अभी, तो इसको बाहर रखते हैं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से PtCl4 सेंट्रल एटम Pt है, इसमें 4 Cl अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और यही कोऑर्डिनेशन नंबर शेप भी डिसाइड करता है। जनरली जिनका कोऑर्डिनेशन 6 होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनका 4 होता है वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखेंगे ये सब बात आएगी बाद में, ठीक है। देन चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज नंबर क्या होता है, जैसे आपने देखा Fe6 यहाँ पे देखा था आपने कैटायनिक बना रहा है या नहीं, तो कितना कैटायन है, जैसे यहाँ पे कितना था 3+ था तो ये 3+ चार्ज हो गया इसका, यहाँ पे कितना था 3+ था तो ये इसका चार्ज हो गया, यहाँ पे CN6 4- था ये अनायनिक हो गया, तो दैट इज़ द चार्ज। तो जैसे ये Fe6 -4 तो इसका चार्ज नंबर कितना हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का -4। उसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स का जो आपने पॉजिटिव वाला देखा था, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना हो जाएगा +3, इस कॉम्प्लेक्स का B+3, दैट इज़ द उसी चीज़ को कैटायनिक एनायनिक पहले हम नेचर ऑफ चार्ज के हिसाब से बोलते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पर हम बोल रहे हैं कितना नंबर है उसका, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है जो सेंट्रल एटम है उस पर कितना चार्ज है, ये हमने क्लास 11 में भी सीखा था, ठीक है। कैसे, जैसे ये वाला है Cn का कितना होता है -1 होता है, ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा। ये कितना लेता है K +1 लेता है तो ये +4 हो जाएगा, तो इसके पास कितना बचेगा +2, तभी जाके एज ए होल न्यूट्रल होगा। ये हमने क्लास 11 में सीखा था कैसे निकाला जाता है। तो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है उसका कितना चार्ज है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसमें K सेंट्रल नहीं है, देखो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसके अंदर जो मेटल आयन होता है दैट इज सेंट्रल। ये क्या है आयनिक स्फीयर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आयनिक, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये सब निकाला जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो CuNH3 में, ठीक है। इसमें निकालना हो कॉपर सेंट्रल एटम है, SO4 का कितना होता है -2 होता है, ठीक है। NH3 का जनरली कितना होता है 0 होता है, और इसका x मान लो तो इसका कितना आ जाएगा, ये ऑफकोर्स +2 होना चाहिए तभी ओवरऑल ये सब जोड़ के क्या होगा 0। फिर इसमें Fe6 3-, तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स कितना है -3, तो सब कुछ इनका जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो x Cn का कितना होता है साइनाइड का -1, तो x -6 = -3, तो ये कितना आ जाएगा +3। उसी तरीके से AuCl4H का कितना होता है +1, Au का मान लो सेंट्रल का x और Cl का -1 होता है, तो उस तरीके से इसका भी CO का यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रल होता है, हमने पहले भी पढ़ा था न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल निकल का भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो हमने क्लास 11 में सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वैसे ही किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। Cn का जैसे मैंने बताया कितना होता है -1, हेलोजेंस का भी -1 होता है, अमोनिया का 0 होता है, NH3 का, वाटर का भी 0 होता है। आई विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ चार्ज, जो लाइगेंड्स होते हैं जैसे ये Cl वगैरह है, NH3 है, Cn है। एक होता है न्यूट्रल लाइगेंड्स जिसमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, जैसे अभी मैंने बताया था अमोनिया क्या होता है 0 चार्ज होता है, तो दिस इज न्यूट्रल लाइगेंड, ठीक है। एक ऐसा लाइगेंड जिसके पास कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
दे आर जनरली न्यूट्रल लाइगेंड, जैसे कि वाटर, अमोनिया, ये नाम याद रखना, जनरली आपके पास यही आएगा। ठीक है, CO यहाँ भी देखा आपने 0 होता है। ठीक है, नाइट्रोसिल, पायरिडीन, ये इतना ही एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, बस याद रखना है। तो ये न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं, ओवरऑल इनके पास नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। एनायनिक वो होते हैं विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने अभी बताया, साइनाइड, हेलोजन, सारे हेलोजन, FCl, Br, I, साइनो, OH, ऐसे भी हमें पता है ये सब माइनस चार्ज लेते हैं, एसीटेल। तो ये सब क्या होते हैं, एनायनिक लाइगेंड्स। और वो जो पॉजिटिव लेते हैं कैटायनिक बहुत रेयर होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, NH2 क्या होता है, हाइड्रोजन कहलाता है। उसी में NH2 NH3 प्लस, दैट इज़ हाइड्रोजीनियम एंड नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसिल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये न्यूट्रल होता है, कहीं होगा, हाँ ये देखो NO, नाइट्रोसिल इज़ न्यूट्रल, लेकिन नाइट्रोसिलियम पॉजिटिव आयन जो लेता है तो ये कैटायनिक हो जाता है। तो ये चार्ज के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गया लाइगेंड्स का, न्यूट्रल, बस जितना लिखा हो उतना नाम याद रखना, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, मतलब जैसे ये है, इसमें कितना डोनेट करने वाला एटम है, मतलब बॉन्ड बनाने वाला, सिर्फ वो ही करता है या H भी करता है। अगर सिर्फ एक करता है तो मोनोडेंटेट कहलाता है। अगर दो करने वाला होगा, डोनेट करने वाला, तो मतलब कि बॉन्ड H से भी बन सकता हो, O से भी बन सकता है, इस तरीके से कहने का मतलब। तो नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लाइगेंड। मतलब एक लाइगेंड जैसे इसको मान लिया ये वाला, तो इसमें कितने एटम हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप्स मतलब डोनर एटम्स इज कॉल्ड डेंटिसिटी, इस टर्म को याद रखना। एक होता है पहला टाइप मोनोडेंटेड, मतलब जो भी लाइगेंड है उसमें सिर्फ एक ही एटम है जो बॉन्ड बना सकता है। तो और एक ही है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। तो लाइगेंड इज पोजेस ओनली वन डोनर एटम एंड कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल, इज कॉल्ड मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड भी बोलते हैं। जैसे ये सब मोनोडेंटेड, इन दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन ही बना सकता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स क्या कहलाता है, डेंटिसिटी कहलाता है। उसी डेंटिसिटी के हिसाब से मोनोडेंटेड, डाईडेंटेड ये सब होते हैं। मोनोडेंटेड मैंने बताया सिर्फ एक ही एटम वो डोनेट कर सकता है। जैसे ये आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन बनाता है बॉन्ड, इसमें नाइट्रोजन बना सकता है, कार्बोनिल में O बनाता है, नाइट्रोसिल में N बनाता है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। तो ये सब के सब मोनोडेंटेड कहलाते हैं, याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस की चीज़ें ध्यान में आ जाएगा। बाईडेंटेड, ऐसा लाइगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, तो कितना कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, दो कोऑर्डिनेशन, ऐसे को बोलते हैं बाईडेंटेड। जैसे ऑक्जेलेट आयन होता है, ठीक है, CO- तो इसमें ये भी बना देता है, ये भी बना देता है। फिर ग्लाइसिन NH2CH2 CO-, इसमें O से भी बॉन्ड बन सकता है, N से भी बन सकता है। तो दो डोनेटिंग ग्रुप है तो ये डाईडेंटेड कहलाता है। उसी तरीके से इथिलीन डाइमीन, दो नाइट्रोजन होता है तो दोनों बना सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डाईडेंट। उसी तरीके से ट्राईडेंटेड होता है, कुछ ऐसे जिनके पास 3 डोनेटिंग एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब है लाइगेंड्स के वजह से 3 डोनेट एटम्स, तो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं डाईथाइल ट्राईअमीन। ट्राईअमीन मतलब क्या हो गया, 3 अमाइनो ग्रुप, तो NH2NH 3 नाइट्रोजन है, तो ये 3 नाइट्रोजन हमें पता है ये लोन पेयर होता है तो डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से टेट्राडेंटेड 4 डोनर एटम होते हैं। ठीक है, ये ट्राईइथाइल टेट्रामीन होता है, यहाँ पे क्या था डाईइथाइल ट्राईअमीन, तो 3 अमीन, यहाँ पे ट्राईइथाइल टेट्रामीन, तो ये 4 अमाइनो ग्रुप होता है, तो 4 डोनेट कर सकता है। उसी तरीके से पेंटा, हेक्सा, और एक होता है ब्रिजिंग लाइगेंड, और एक होता है ब्रिजिंग लाइगेंड। ब्रिजिंग लाइगेंड जनरली दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लाइगेंड। ये वो लाइगेंड होते हैं जो एक बार 2 अलग अलग मेटल आयन से भी बाइंड कर सकते हैं, तो इसी कारण उसको बोलते हैं ब्रिज बनाते हैं 2 डिफरेंट मेटल आयन्स के बीच में। तो ऐसे लाइगेंड्स को ब्रिजिंग लाइगेंड्स बोलते हैं, जैसे कि अमाइनो, हाइड्रोक्सिल, नाइट्रो, क्लोरो, ये सब ब्रिजिंग लाइगेंड्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है चिलेटिंग लाइगेंड्स का, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, so let me close this was up to the type of ligands. Thank you.